नमस्कार। आज का चर्चा का विषय है एमएसएमई। एमएसएमई क्या है? एमएसएमई की रजिस्ट्रेशन एकदम से क्यों ज़रूरी होगी? कहाँ और कैसे एमएसएमई की रजिस्ट्रेशन करवाएं? कब कब एमएसएमई का कंप्लायंस रिपोर्ट हमें भरने की ज़रूरत है और अगर हम वो कंप्लायंस नहीं करेंगे तो पेनल्टीज़ क्या हैं और किसको भरने की वो ज़रूरत है? और एमएसएमई में कौन कौन सी एंटरप्राइज इंक्लूडेड है, क्या ट्रेडिंग कंसर्न्स इंक्लूडेड है, क्या स्टार्टअप्स इंक्लूडेड है। तो इन सारे विषयों के बारे में हम चर्चा करेंगे डिटेल में। सबसे पहले हम जानते हैं एमएसएमई है क्या। एमएसएमई की जो अभी अनाउंसमेंट आने से पहले जो परिभाषा थी वो अलग थी और अनाउंसमेंट जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से आई है उसके बाद इसकी डेफिनेशन डिफरेंट हो गई है। तो उसको हम समझते हैं। पहले वाली डेफिनेशन को समझ लेते हैं। पहले एमएसएमई की डेफिनेशन जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए डिफरेंट थी और सर्विस सेक्टर के लिए डिफरेंट थी और उसकी आधारशिला जो थी वो सिर्फ उसमें इन्वेस्टमेंट के अमाउंट से होती थी कि उसमें कितनी पूंजी का निवेश किया गया है उसको हम बेस लेते थे। लेकिन अब जो नई डेफिनेशन है उसमें इन्वेस्टमेंट को भी लिया गया है और उसका टर्नओवर का, उसने कितने का व्यापार किया, कितने का बिजनेस किया एक पर्टिकुलर वर्ष में, वित्तीय वर्ष में। तो पहले जो परिभाषा थी 3 कैटेगरीज में इसको क्लासिफाई किया जाता है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। तो माइक्रो के केस में जो पहले परिभाषा थी उसमें अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट जो चाहिए थी माइक्रो यूनिट के लिए 25 लाख रुपए से कम और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ही अगर हम स्मॉल की बात करें तो वहाँ पे 25 लाख से लेके 5 करोड़ तक की पूंजी का निवेश वाले को स्मॉल एंटरप्राइज कहा जाता था। मीडियम एंटरप्राइज वाले को कहा जाता था जिसमें कि 5 करोड़ से ज़्यादा उसने पूंजी लगाई है लेकिन 10 करोड़ से नीचे लगाई थी। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का पहले सारा का सारा क्लासिफिकेशन 10 करोड़ तक सीमित हो जाता था। लेकिन सर्विस सेक्टर के अगर हम पुराने स्लैब्स के बारे में हम चर्चा करें तो उसमें क्या था कि सर्विस सेक्टर में जो आपका माइक्रो है 10 लाख से नीचे माइक्रो होता था, 10 से लेके 2 करोड़ तक का आपका स्मॉल एंटरप्राइज आती थी और 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक की जिसमें पूंजी का निवेश होता था वो आपकी मीडियम आती थी। अब हम चलते हैं कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की अनाउंसमेंट है उसके बाद क्या बदलाव आया। फाइनेंस मिनिस्ट्री की अनाउंसमेंट के बाद इसमें क्या है, आपका इसमें क्राइटेरिया बदल गया, इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर कर दिया गया है। तो लेकिन मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों के केस में अलग अलग क्राइटेरिया नहीं है, अब सेम क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है, इन्वेस्टमेंट। अगर हम स्मॉल से पहले माइक्रो की बात करें तो माइक्रो के केस में क्या है, 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट चाहिए और टर्नओवर जो है 5 करोड़ से कम का होना चाहिए। मतलब 1 करोड़ से कम का टर्नओवर और 1 करोड़ से कम का आपका इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और 5 करोड़ से कम की आपकी टर्नओवर होनी चाहिए। और स्मॉल की कैटेगरी अगर हम आए तो वहाँ पे जो लिमिट्स हैं वो 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक की है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू और टर्नओवर की वैल्यू है आपकी 5 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक। मीडियम के बारे में अगर हम बात करें तो मीडियम के केस में क्या है, आपका जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो 10 करोड़ से लेकर 20 करोड़ तक चले गया है और टर्नओवर का जो अमाउंट है वो 50 करोड़ से 100 करोड़ तक का चला गया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन क्यों रिक्वायर्ड है, एकदम से ऐसा क्या हुआ जिसके कारण सब पूरे देश में रजिस्ट्रेशन करवाने की बड़ी हड़बड़ाहट सी फैल गई है। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो अनाउंसमेंट में था फाइनेंस मिनिस्ट्री की, 3 लाख करोड़ का एमएसएमई को विदाउट गारंटी एंड कोलेटरल फ्री लोन दिया जाएगा। क्या कहा मैंने, 3 लाख करोड़ का विदाउट गारंटी एंड कोलेटरल फ्री लोन दिया जाएगा। आगे समझते हैं इसको। इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, लोन आउटस्टैंडिंग टिल डेज 25 करोड़ से कम होना चाहिए और टर्नओवर जो है 100 करोड़ तक का होना चाहिए, उससे कम का। तीसरा पॉइंट क्या है, एलिजिबल ईयर 4 साल के लिए लोन मिलेगा। पहले साल में आपको ना कोई ब्याज लगेगा, ना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ना आपको प्रिंसिपल अमाउंट की पेमेंट करना पड़ेगी। और इसको आप स्कीम का लाभ जो है 31 अक्टूबर 2020 तक ले सकते हैं। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, 20,000 करोड़ रुपए का सबऑर्डिनेट डेट दिया गया है एनपीएस और स्ट्रेस्ड एमएसएमई के लिए प्रमोटर्स को।
और ये डेट दिया जाएगा बैंक्स के द्वारा। किसको दिया जाएगा? उनके जो एमएसएमई जो स्ट्रेस में है, जो एनपीए हैं, उनके प्रमोटर्स को दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? क्योंकि उनको ये कहा गया जाएगा कि आप बैंक से उधार ले लीजिए, डेट ले लीजिए और एज एन इक्विटी आप अपने उस व्यवसाय में इसकी इन्वेस्टमेंट करिए। थर्ड पॉइंट है, गवर्नमेंट ने ये कहा कि 4000 करोड़ का सीजीटीएमएससी को भी हम सहारा देंगे। जो सीजीटीएमएससी है, क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम जो होती है एमएसएमई के लिए, तो बैंक्स को जो सपोर्ट देता है, गारंटी देता है, पार्शियल सपोर्ट के लिए 4000 करोड़ का उन्होंने एक प्रोविजन रखा है। फॉर एनकरेजिंग एमएसएमई को और बढ़ावा देने के लिए, मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उनको कहा गया आप स्टॉक एक्सचेंज में आइए, आप स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करिए अपने शेयर्स को। तो 50,000 करोड़ रुपए की इक्विटी फंडिंग जो है एमएसएमई को दी गई है। तो ये सारे कारण है। इसके अलावा भी दो और कारण है। एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ग्लोबल टेंडरिंग, जहाँ पे कि कोई भी बाहर के देश भी उस टेंडर में पार्टिसिपेट कर जाते थे, तो उसमें गवर्नमेंट ने ये कहा है कि 200 करोड़ तक का जो टेंडर होएगा उसमें कोई भी ग्लोबल पार्टिसिपेट नहीं करेगा। विद इन इंडिया जो है, लोकल जो है मैन्युफैक्चरर हो गया, सर्विस प्रोवाइडर हो गए, वो पार्टिसिपेट करेंगे। इंटरवेंशन और क्या कहा गया है कि ई मार्केट लिंकेज दिया जाएगा इन एमएसएमई को, ताकि बेटर लिंकेज हो और सबको इस चीज़ों का लाभ हो। अब इसके बाद प्रश्न आता है कि रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं, इसकी मेन मुद्दे की बात। तो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए यहाँ पे कहा गया आपके पास आधार होना चाहिए और उस आधार नंबर को आप लिखेंगे, एंटरप्राइज का नाम लिखेंगे और आप डिक्लेरेशन देंगे कि आप बिल्कुल सही दे रहे हैं। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तब आपने क्या देना है, आपने आधार के लिए एनरोल कराया होगा, उसकी आपके पास स्लिप होएगी या वहाँ से एक्नॉलेजमेंट आई होगी, उसकी कॉपी होगी, दोनों में से कोई भी। और उसके साथ आपको कोई भी गवर्नमेंट आईडी देना है, बैंक पासबुक दे दीजिए, वोटर आईडी कार्ड दे दीजिए, पासपोर्ट दे दीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस दीजिए, यह आपने वहाँ पे सबमिट करना है। इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। EM1 जो पहले होता था अब उसको हटा दिया गया है, अब ये फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। उद्योग आधार रनिंग यूनिट्स के लिए है, नई यूनिट्स जो हैं उनके लिए उद्योग आधार की ज़रूरत नहीं है। उसका थर्ड क्या था, पहले 3 स्टेप आते थे कोड्स को सिलेक्शन करने के लिए, वहाँ पे सर्च फैसिलिटी में अब ऑटोमेटिक इसको कर दिया गया है। OTP से साथ लिंकेज किया गया, आपके मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड होगा आधार के ऊपर, उसके ऊपर OTP जाएगा और वहाँ से फिर ये वेरिफिकेशन होगी। तो आपने क्या डालना है, आपने अपना आधार नंबर डालना है, अब ऑनर जो है उस ऑर्गेनाइजेशन का उसका नाम डालना है, उस या जो ऑथराइज सिग्नेटरी होगा उसका नाम डालना है और फिर उसकी डिटेल्स को आपने वैलिडेट करना है। अगर आपको लगता है कुछ गलती हो गई है तो उसको आप रीसेट कर सकते हैं। OTP आएगा, OTP के साथ आपने कंफर्म करना है। उसके बाद आपने अपनी कैटेगरी उसमें मेंशन करनी है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC से करते हो, ST से करते हो, अदर बैकवर्ड क्लास से करते हो। जेंडर आपने अपना लिखना है। अगर कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड है प्रमोटर उसका, उस एंटरप्राइज का, तो उसने उसका ब्यौरा देना है। नेम ऑफ एंटरप्राइज आपने लिखना है। अब एक बंदा ही 4 तरह के एंटरप्राइज चला रहा है तो उसको बेसिक डिटेल तो कॉमन रहेगी, लेकिन वो हर एक एंटरप्राइज के अलग अलग उधार उद्योग ले सकता है। एंटरप्राइज 1, एंटरप्राइज 2, एंटरप्राइज 3 करके उसमें ले सकता है। आपने अपनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का सिलेक्शन करना है, किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है। पैन नंबर, आप अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी के बिहाफ पे कर रहे हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बिहाफ से कर रहे हो, LLP के बिहाफ से कर रहे हो, लिमिटेड कंपनी के बिहाफ से कर रहे हो, तो उस केस में आपको उस संस्था का पैन नंबर मेंशन करना कंपलसरी है। लोकेशन ऑफ प्लांट आपका मेंशन करना जरूरी है, जहाँ के लिए आप आधार उद्योग ले रहे हो। ऑफिशियल एड्रेस भी आपने इसमें मेंशन करना है, किस डेट में, स्टेट में है, डिस्ट्रिक्ट में है, पिन कोड है और कब आपने ये बिजनेस शुरू किया है उसके बारे में भी आपको जानकारी देनी है। और प्रीवियस रजिस्ट्रेशन, अगर जैसे पहले आधार उद्योग से पहले क्या होता था, आपको DIC की रजिस्ट्रेशन लेना पड़ती, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज की लेना, SSI रजिस्ट्रेशन लेना पड़ती थी। तो अगर आपने पहले उन एक्ट्स के अंदर रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो आपको उसकी जानकारी यहाँ पे देनी है। आपको अपने बैंक डिटेल्स देनी है, IFSC कोड के साथ देनी है। उसके बाद मेजर एक्टिविटीज़ में आपको क्लासीफाई करना है। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो मैन्युफैक्चरिंग वाली, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो तो सर्विस, अगर आप दोनों काम कर रहे हो तो आप ये देखना है आपकी प्रीडोमिनेंट कैटेगरी कौन सी है। तो प्रीडोमिनेंट कैटेगरी के अकॉर्डिंगली आपने उसको सर्च करना है वहाँ से। और यहाँ पे कोड्स जो है, NIC कोड्स जो है 2008 के अकॉर्डिंगली सब कुछ दिए गए हैं,
तो आपने यहाँ पे जितनी तरह की आप सर्विसेज या जितनी तरह की मैन्युफैक्चरिंग आप करते हो वो सारी आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद जितने पर्सन्स आपने एम्प्लॉय किए हैं उनके बारे में ब्यौरा देना है, कितने आपके एम्प्लॉयज़ हैं। इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में आपने कितनी की है, तो इन्वेस्टमेंट के बारे में इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपने पहले लिखनी है कि जब आपने बिजनेस शुरू किया तब कितनी की थी। उसके बाद जब जब आपने पूंजी का निवेश किया उसका डिटेल आपने देनी है, ताकि आज की डेट में आपकी कितनी पूंजी उस व्यवसाय में लगी हुई है। DIC अगर जिस एरिया में आप ऑपरेट कर रहे हो वहाँ पे एक ही डिपार्टमेंट है इंडस्ट्रीज़ का, तो आपने कुछ नहीं करना ऑटोमेटिकली। अगर एक से ज़्यादा है तब आपको उसमें से चूज़ करना पड़ेगा कौन से वाला DIC आपको करना है। ये सारी जानकारी देने के बाद, ये 18 पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे देने के बाद आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना है और सेम तरह से एक OTP आएगा, उस OTP को आपने वहाँ पे डालना है और फाइनल सबमिशन के लिए आपने दे देना है। जब ये सारी कार्रवाई आप कर लोगे तो आपकी आधार उद्योग की रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। अब एक प्रश्न आता है कि क्या कोई कंप्लायंस है इसके लिए? तो कंप्लायंस जो है स्पेसिफाइड एंटिटीज़ जो हैं, जो स्पेसिफाइड एंटिटीज़ हैं उनको कंप्लायंस करना जरूरी है। और MSME फॉर्म 1 है जिसमें कि उसको डिटेल देनी है। इसमें ये कहा गया है कि अगर वो स्पेसिफाइड एंटरप्राइज किसी भी MSME के साथ व्यापार कर रही है और उसने जो उधार की अवधि 45 दिन से ज़्यादा की हो गई है, जो पेमेंट्स नहीं की है उनको MSME को, तो उसके बारे में रिटर्न में ब्यौरा देना है। उसमें बताना है कि कितना अमाउंट है और कारण बताने हैं क्यों नहीं दिया गया। और ये साल में 2 बार रिटर्न जाएगी, अप्रैल से सितंबर तक की जो है अक्टूबर 31 से पहले जाएगी और अक्टूबर से लेकर मार्च तक की 30 अप्रैल तक डिटेल जाएगी। उस डिटेल में आपने क्या देना है, ये फॉर्म है MSME 1 का फॉर्म है जिसमें कि उस एंटिटी जो स्पेसिफाइड एंटिटीज है उसने अपनी डिटेल भरनी है और डिटेल भर के उसने रीज़न लिखने हैं, अपना ईमेल आईडी लिखना है, सारी चीज़ें उसने यहाँ पे लिखनी है। और उसने ये बताना है उस जो सप्लायर था जिसने आपको सामान दिया, जिसको आपने पेमेंट करनी थी, जिसे MSME को पेमेंट करनी थी, उसका पैन नंबर लिखना है, लायबिलिटी किस डेट से स्टार्ट है और उसके रीजंस देने हैं ये आपने। अच्छा, अगर आप नहीं करते हो, इसका कंप्लायंस नहीं करते हो, तो जो डिफ़ॉल्टर कंपनी है उसको 25,000 रुपये तक की पेनल्टी हो सकती है और जो ऑफिसर ऑन डिफ़ॉल्ट माना जाएगा उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 6 महीने की और उसकी लायबिलिटी 25,000 रुपये से लेके 3 लाख रुपए तक की लायबिलिटी हो सकती है। उसके बाद किस किस को ये रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है, क्या ट्रेडिंग कंसर्न्स ले सकती हैं, क्या नए स्टार्टअप्स ले सकते हैं, तो इसमें एक्ट में बिल्कुल क्लियरली कहा गया है MSME जो कवर करती है वो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एंटरप्राइज को कवर करती है, ट्रेडिंग को नहीं कवर करती है। रही स्टार्टअप्स की बात, तो जब अनाउंसमेंट हो रही थी तो फाइनेंस मिनिस्टर ने क्लियरली कहा था कि स्टार्टअप्स भी एलिजिबल हैं प्रोवाइडेड वो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में फॉलो करते हैं। धन्यवाद।